प्यारे बच्चों, अभी मैं कूलम्स लॉ आपको पढ़ाऊंगा। कूलम्स लॉ की हम वीडियो बना रहे हैं। ये मुझे दोबारा शूट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले बनाया था उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। आप देखना कपड़ा चेंज होगा, तुरंत ही कपड़ा चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है कि यार मैंने बनाया वीडियो, मेहनत किया, एडिटिंग में डाला, एडिटिंग के बाद देख रहा हूं उसमें ऑडियो ही गायब है। फिर अब मुझे दोबारा बना के दोबारा एडिट करके डालना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अकेला हूं। एक पूरी टीम हो तो मजा आ जाए। तो मुझे बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, आप लोग प्लीज सपोर्ट करो। थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे ना, थोड़ा पैसा वैसा आएगा तो टीम बनेगी, हर चीज होगा, बहुत बढ़िया से काम होगा। बच्चे सपोर्ट नहीं करते। 19-20 हजार बच्चे वीडियो देखते हैं, पर ये नहीं कि भाई फ्री में हमें सब कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर दूं, कमेंट कर दूं, इसको मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दूं कि बंदा मोटिवेट हो जाए। बाकी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे। आप मुझे सपोर्ट दो, मैं आपको क्लास 12th में 95 प्लस दूंगा। आप मुझे सपोर्ट दो, मैं क्लास 12th में आपको 95 प्लस दूंगा। अभी बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है, हमारा टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। ये जो कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ, इसको डिटेल में समझते हैं हम, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, डेफिनेशन, ये बात की बात है। पहले आप समझो कूलम्स लॉ होता क्या है। तो एक कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, सुबह सुबह दो लगा के बात कर रहे हैं हमसे। क्या बात कर रहे हैं देखो, सुबह सुबह दो नॉलेज लगा के, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं देखो, कह रहे कि दो चार्ज है, मान लो Q1 और Q2। Q1 Q2 दो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस R है। अब जो ये चार्ज है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हुआ तब भी फोर्स होगा, नेगेटिव हुआ तब भी फोर्स हुआ, फोर्स तो होगा ही होगा यहां पे। तो वो कहते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स होगा। और बता दूं, जो चार्ज लिया उन्होंने, चार्ज लिया पॉइंट चार्ज। ये जो चार्ज लिया उन्होंने पॉइंट चार्जेस लिया। और ये जो सिचुएशन है ये वैक्यूम के अंदर है। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पर बिल्कुल भी वो ना हो, हवा, पानी, मॉलिक्यूल कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में पॉइंट चार्ज लिए, डिस्टेंस Q1 Q2 है, ओ सॉरी चार्ज Q1 Q2 है, डिस्टेंस R है। तो कूलम साहब कहते हैं भैया इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो फोर्स जो इनके बीच में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस। वो कहते हैं चार्जेस का मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। यानी कि चार्जेस के मल्टीप्लाई पे फोर्स डिपेंड करता है। क्या बात है साहब, क्या बात है। फिर वो कहते हैं कि भैया जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। फिर एक और बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सुनना देखना। वो कहते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर होगा। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर होगा। ये पता कैसा है, जैसे हमारे न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब ने न्यूटन लॉ दिया था ग्रेविटेशन का। तो उसके अंदर आप पढ़ के आए होंगे, वो कहते हैं अगर दो मास है M1 M2, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। वैसे ही यहां पर कूलम साहब कह रहे हैं कि दो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम इनको कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद उन्होंने कूलम्स का लॉ दिया। क्या बोला, देखो फोर्स, और कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, M1 M2 बाई R स्क्वायर, M1 M2 बाई R स्क्वायर आएगा। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है प्यारे बच्चों, इसको जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम K। ये जो कांस्टेंट है M1 M2 और यहां पर R स्क्वायर, इस कांस्टेंट को हम तो बोलते हैं K। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, बताऊंगा अभी आगे अच्छे से। स्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? तो ये एक हमारा कूलम्स लॉ था। अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज बात करें, तो देखो क्या कहता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखा गया, वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है, विथ अ सेपरेशन R, अगर उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस अगर R है, तो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन होगा, अगर उसको हम F कहे, क्या कहे, F, तो जो F होगा, F ये रहा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये वाला इक्वेशन देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड सेकंड पॉइंट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जो डिस्टेंस होगा उनके बीच में उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स।
तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, इसे कंबाइन करेंगे तो हमें कूलम्स लॉ मिलेगा। देखो कंबाइन करते हैं, ये रहा, इसे हम कंबाइन करेंगे, ये रहा, देखो कंबाइन करने पे, तो कंबाइन करने पर कंबाइनिंग बोथ, ध्यान देंगे थोड़ा सा, मुझे पता है कि ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो उस फील के साथ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब कि एक होता है ना कि भाई आपने एक बार मेहनत कर लिया फिर आप दोबारा कर रहे हो, लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया समझाऊं। तो कंबाइन करने पे मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यही कूलम्स का फोर्स है, जहां पर के का सो कंक्लूजन क्या निकलता है कूलम्स लॉ से, ये ध्यान देंगे, कूलम्स लॉ से कंक्लूजन निकलता है अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 Q2, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लस है कि माइनस है, कुछ भी है, प्लस प्लस होंगे तब भी फोर्स होगा, प्लस माइनस होंगे तब भी फोर्स होगा, माइनस प्लस होंगे तब भी फोर्स होगा, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो कूलम साहब कहते हैं कि जो फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, के Q1 Q2 बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जहां पर के को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सही बच्चे खुद से नोट्स बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और क्या क्या बातें यहां पर होती है, जो के है के, अभी हमें के को ही पोस्टमार्टम करना होगा प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, हमें के का ही पोस्टमार्टम करना है। तो जो के होता है के, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, लेकिन के अंदर भी कुछ होता है, ध्यान देंगे, जो ये के है के, इस के की जो वैल्यू निकल के आती है वो, मतलब के का जो एक तरह से एक्सपेंशन, खुला हुआ रूप, वो होता है 1/4πε0, यानी के का तो एक तो ये वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा के का भी एक एक्सपेंशन फॉर्म है 1/4πε0, जहां पर ε0 का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इसका जो भी मतलब है आपको बाद में समझ में आएगा अपने आप ही। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको फील कराएंगे, थोड़ा वेट करना। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ये जो इसका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अपनी भाषा में, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, जो मर्जी बोल दो, एप्सिलॉन नॉट। अब ये लिखो, समझ में आएगा बाद में कि के क्या है, ये के का ऐसा क्यों रूप है, ये सब आपको समझ में आएगा, पहले आपको नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट कर लो। सो अब ना थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं। देखिए अगर कहीं पर वैक्यूम हुआ, वैक्यूम भी चल जाएगा, एयर भी चल जाएगा, हम मानते हैं एयर में भी ज्यादा वो नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं प्रैक्टिकली कि वैक्यूम एयर एक जैसा है, फिलहाल ऐसे मान के चलते हैं। तो हमने आपने ये पढ़ा कि कूलम साहब ने कहा था कि वैक्यूम के अंदर अगर फोर्स निकालना है, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर, तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। चलो कूलम साहब ने कह दिया ये, लेकिन इसको अगर हम खोल के लिखे, अगर इसको एक्सपेंड करें तो निकल के क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1/4πε0, और यहां पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप मेरी बात को सुनना कि फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, लॉजिकली सही है, फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लॉजिकली सही है। तो सर ये सब क्या है, ये क्या फालतू में लटका दिया इधर उधर, ये बेसिकली फ्री स्पेस परमिटिविटी, परमिटिविटी को ऐसे परमिशन मान लो आप, क्या मान लो, परमिशन की जवाली कोई बात है, तो ये परमिटिविटी है, परमिशन है किसका, मीडियम का, जैसे अभी लिखा हुआ है फ्री स्पेस, क्या लिखा हुआ है, फ्री स्पेस। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, कहानी क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q1 और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो ये फोर्स कैसे लगाते हैं, फोर्स लगाने के पीछे लॉजिक क्या होता है समझाता हूं। इनके अंदर से कुछ तरंगे निकलती, तरंगे, इन तरंगों को बाद में बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके अंदर से निकलती तरंगे, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को धक्का मारता है क्योंकि उनके अंदर से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ के पास रखा होता है तो इनके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे जाके यहां पर जाके धक्का लगाएंगे। अब मुद्दा ये है कि अगर यहां पर वैक्यूम है, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितना परमिशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा पा रहे हैं, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं पानी रख दूं, पानी क्या रख दूं, पानी, तो पानी क्या करेगा सोचो,
वो पानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तरंगे कम हो जाएगी, तो क्या फोर्स भी कम हो जाएगा? हाँ, यानी फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और हमें एक और चीज लेके आनी पड़ी जो बताएगा कि मीडियम कौन सा है। अभी मीडियम कौन सा है? फ्री स्पेस। अगर बाद में वाटर होगा तो हम क्या लिख देंगे? परमिशन ऑफ वाटर, परमिशन ऑफ। अगर पेट्रोल हुआ तो क्या लिख देंगे यहां पर? बताओ, परमिशन ऑफ पेट्रोल। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये जो चीज है बड़ी काम की थी, सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस से नहीं, मीडियम से भी फर्क पड़ता है फोर्स के ऊपर, इसीलिए ये सब चीजें बनाई गई है। तो अभी हमने वैक्यूम के अंदर पढ़ा है, इसलिए हमने यहां पर लिखा 1/4πε0, जो कि फ्री स्पेस का, पर वैक्यूम का है। समझ पा रहे हो बात को? तो परमिटिविटी को परमिशन मान लिया करो, ठीक है? तो ये परमिटिविटी था आपका, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिख देता हूं, वैक्यूम। ये वैक्यूम के लिए है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? फोर्स इन वैक्यूम। अभी हम पढ़ेंगे फोर्स इन मीडियम, और गेम बजा देंगे। फटाफट नोट करो, कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया, फिर कूलम्स लॉ को हमने वैक्यूम में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मीडियम के अंदर। मीडियम मतलब पानी के अंदर पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को। फटाफट नोट कर लो। तो अभी जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा वो वैक्यूम के अंदर पढ़ा। पहले कूलम्स लॉ पढ़ा, फिर वैक्यूम का क्या मतलब है समझा। अब हम पढ़ेंगे, अगर मान लो कूलम्स लॉ को हम लगाना चाहते हैं पानी के अंदर, अब हम पढ़ेंगे भाई फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम पानी के अंदर, बताओ हमें पक्का पता है कि फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगाने के लिए तरंगे निकलती है, उन तरंगों को पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, खा लेगा। तो मी फोर्स कम हो जाता है मीडियम के अंदर। तो कैसे काम होगा? तो हम बोलेंगे देखो वैक्यूम के अंदर ये होता है 1/4πε0। एफ का मतलब क्या होगा बताओ? फोर्स इन वैक्यूम, Q1 Q2/r²। मैंने कहा अगर मीडियम में जाएंगे तो उसको लिख देंगे हम FM। क्या लिख देंगे? और यहां हो जाएगा 1/4πε0। बोलो क्यों? क्योंकि अब मीडियम है, वैक्यूम नहीं है। नॉट होता है वैक्यूम के लिए, ये मीडियम के लिए। तो यहां हो जाएगा Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, तो वैक्यूम के अंदर ये होता है, मीडियम के अंदर ये होता है, बस यही टॉपिक है बस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? उसके लिए आप इन दोनों को डिवाइड करो। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड सुनते रहना बस, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हो प्यारे बच्चों, अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने से एक मजेदार चीज निकल के आती है। देखो, तो फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम करते हो तो मजा आएगा। क्या? देखो 1/4π कट जाता है, ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो यहां बचता है 1/ε 1/em। तो ये पता क्या बन जाता है? देखो 1/ε 1/em। तो जब इसको हम पलटेंगे ना, आगे पलटेंगे तो आ जाएगा EM/ε0, EM/ε0। अब ध्यान रखना बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम में फोर्स ऐसे ऐसे किया जाता है, पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करके कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे हम। ये सारी थियोरीज को लिखो फटाफट। सो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने ये जाना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मजा आएगा कि सर फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम वो आता है परमिशन ऑफ मीडियम टू द परमिशन ऑफ वैक्यूम। और बिल्कुल सही है, देखो ऊपर नीचे होते हैं, आपस में होते हैं ना, फोर्स ऑफ वैक्यूम नॉट। चलो अब मेरी बात सुनो। अब ना इन दोनों रेशियो को, इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? इनको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, पर दोनों में एक रिलेशन है, ये रेशियो में। किसमें? तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका नाम रख दिया हमने रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम रख दिया हमने रेशियो का, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रख दिया हमने कि भैया अब दो बातें हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द
फोर्स इन मीडियम, या फिर रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये दो डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप कह सकते हो। मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया भाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो क्या बोलोगे बताओ? तुम बोलोगे हैं, क्या बोलोगे? सबसे पहले हैं, फिर फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, पहली डेफिनेशन, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दूसरा डेफिनेशन। या एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, बीबी से लड़ाई होगी, बीबी ने देख लिया, ठीक है, किसी के साथ घूमते हुए भाई भाई के साथ, तो बोला, बीबी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यही मतलब है, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी के लिए सिंबल होता है ER, और डाइलेक्ट्रिक के लिए सिंबल होता है ऐसा वाला K, थोड़ा अजीब सा K बनाना ताकि उस वाले K से कंफ्यूज ना हो जाओ। इस K की वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं होती, ये अलग कांस्टेंट है, समझे? इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा ER क्या है? ER तो क्या बोलोगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन, मैं तो बोलूंगा इससे डिफाइन करना, इजी पड़ता है। ठीक है, अब समझ में आया नहीं आया? यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, डायरेक्टली इसके बराबर लिख दूं, K के बराबर, बोल लिख सकता हूं, बताओ, जो कि K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है? K है नहीं समझे, ये वाली रेशियो इसके या इसके बराबर है, तो मैंने इस वाले रेशियो को इस K के बराबर ले लिया सीधा, जिसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी मैंने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन। बात समझ में आ गया? क्या कोई बंदा इसको K की जगह पर ER भी लिख सकता है? अरे इसकी जगह पर ER भी तो लिख सकता है ना, और चाहे तो ER भी लिख सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी दिखाते हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। वैसे 99.99% क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आएगा, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू K। फटाफट नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो गाइस हमने पढ़ लिया ये, अब एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई बात ऐसी है कि दो चार्ज पार्टिकल थे, एयर में रखे हुए थे या फिर वैक्यूम में रखे हुए थे, उनके बीच में फोर्स है 80 न्यूटन। उसको हम ले गए, मान लो पेट्रोल में ले गए, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल में ले गए, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पेट्रोल वो है मान लो 10। तो फाइंड द फोर्स इन पेट्रोल, फाइंड फोर्स इन पेट्रोल। पेट्रोल में फोर्स बताओ भाई, पहले 10 80 था दो चार्ज के बीच में, तो तुम बोलोगे सर ने हमें सिखाया था कि फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि होता है 10। गिवन है ना, गिवन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पेट्रोल इज 10, और फोर्स इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है 80, तो यहां पर 80 पुट कर देंगे, तो इस एक 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका फोर्स इन वैक्यूम मीडियम यहां से निकल जाएगा। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फोर्स इन मीडियम हो जाएगा आपका 8 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पता ना कैसे? अरे ये तो सबको आना चाहिए भाई, हो क्या रहा है ऐसे कि इधर 80 है, सुन लो, इधर 80 है, नीचे फोर्स इन मीडियम है, और यहां पर क्या है 10/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू K। तो यहां से फोर्स इन मीडियम निकालोगे तो 80/10 इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। कैसे? इसको उधर भेज दिया, इसको नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 8। कितना आ गया? तो फोर्स इन मीडियम 8, यानी मीडियम में फोर्स कम हो गया। देखो पहले 80 था फोर्स, अब कितना हो गया 8। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यार बात ऐसी है कि दो चार्ज पार्टिकल थे, उनके बीच में डिस्टेंस r था, वो वैक्यूम में रखे हुए थे, और उनके बीच का फोर्स था मान लो 10 न्यूटन। अब कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को हमने शिफ्ट कर दिया वाटर में शिफ्ट कर दिया, और वाटर की देखेंगे K ऑफ वाटर ऐसे लिख देंगे, K ऑफ वाटर इज 80। अब बताओ भैया फोर्स कितना होगा, फोर्स इन वाटर, तो फोर्स इन वाटर आपको निकालना है। तो आप बोलोगे हैं बुर्बक सर हमको कहे थे कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम
K के बराबर होता है। तो फोर्स इन वैक्यूम पता है भाई 10 है, फोर्स इन मीडियम निकालना है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इस बार 80 दी हुई है, तो यहाँ 80 पुट कर देना, तो फोर्स इन मीडियम यहाँ से निकल जाएगा। तो फोर्स इन मीडियम पता है कितना निकल के आएगा, 1/8 निकल के आएगा, क्योंकि देखो ये ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, 1/8, तो फोर्स इन मीडियम हो जाएगा 1/8, तो फोर्स इन मीडियम कम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन संभाल लोगे, तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए आपको। एक टॉपिक होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं एक बार थोड़ा सा हम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब देखिए जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये कहता है कि भैया आपका जो फोर्स है ना, इसकी डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हो खुद ही। कहता है कि फोर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। फोर्स एक वेक्टर चीज है, क्या है, वेक्टर, इसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम आपसे बहुत बेसिक बात करते हैं, हम कहते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट है, कोई पॉइंट, उस पॉइंट पर ना इधर फोर्स लग रहा है F1, किसी चार्ज ने इधर फोर्स लगाया, किसी चार्ज ने इधर फोर्स लगाया F2, तो अगर मान लो ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 12 है, तो आप बोलेंगे भाई रिजल्टेंट फोर्स बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बताओ, रिजल्टेंट फोर्स। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 10 और 12, 10 + 12 24 होता है, ये गलत है। फोर्स जो ऐसी चीज है, किसी भी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसी भी पार्टिकल पर अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो आप सिंपल ऐड नहीं कर सकते। सिंपल ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो जो रिजल्ट फोर्स होगा, इन दोनों का रिजल्ट होगा, वो सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करेगा। फोर्स को सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो फटाफट इसको मैं लिखता हूं, आप भी मेरे साथ लिखिए इसको। देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू, प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, तो फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। आपको वेक्टर तरीके से सम करना पड़ेगा, आप नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। और वेक्टर सम क्या कहता है, तो वेक्टर सम ये कहता है कि अगर आपके पास दो फोर्स है, मान लो A है आपका F1 और B है आपका F2, मान लो आपका दो फोर्स है, जैसे ऊपर दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए आपका दो फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में होगा, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने वेक्टर सम से पढ़ा है 11th क्लास में। रिजल्टेंट होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा। वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और ऐसा कह सकते हो कि रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर सम से निकालेंगे हम। क्या बात समझ में आ गया? तो वेक्टर सम करते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर, यानी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया है, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि देखिए, मतलब इसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चन तो आना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ बातें मैं पहले समझा दूं, बहुत बेसिक बातें बता दूं आप लोगों को, बहुत सिंपल सिंपल, कि प्लस प्लस के अंदर रिपल्शन होता है, प्लस माइनस के अंदर प्यारे बच्चों अट्रैक्शन होता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एंड प्लस, अगर सॉरी माइनस माइनस हो तब भी रिपल्शन ही होगा, रिपल्शन। ये बात पता होगा आपको, है ना, रिपल्शन होगा। और हमेशा रखना, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन डिसाइडेड बाय द पर्सन हु इज अप्लाइंग फोर्स, द पर्सन हु इज अप्लाइंग फोर्स। प्यारे बच्चों, बहुत मतलब पढ़ने वाली बातें सारी इंपॉर्टेंट है। अप्लाइंग फोर्स, लॉजिकल बातें। अब मुझे इस हाथ पे चाटा मारना है, तो मैं नीचे से मारूं, ऊपर से मारूं, बीच से मारूं, ये तो मेरे इस हाथ पे डिपेंड करता है ना। ये बंदा कह रहा है मुझे पिटना है, ये बंदा कह रहा है मुझे मारना है, तो इस बंदे पर डिपेंड कर रहा है कहां से फोर्स लगाए, ऊपर से कि नीचे से कि ऐसे, है ना, इस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइडेड बाय द पर्सन
हु इज अप्लाइंग फोर्स, ये बात ध्यान रखना। अब एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि चल कैसे रहे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल पे मैंने एक प्लस का क्यू लिखा, एक प्लस का क्यू लिखा, और यहां पर एक प्लस का क्यू है। मैंने कहा देखो नाम है ए, बी और सी। मैंने कहा यार आप मेरे को ना ए पर फोर्स निकाल के दिखाओ। मैं कहता हूं मुझे नेट फोर्स ए पे निकाल के, सॉरी सी पे निकाल के दिखाओ। मैंने बोला बताओ रिजल्टेंट फोर्स, सुन लो बस, रिजल्टेंट फोर्स प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स एट सी। मैंने कहा मेरे को सी पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दिखाओ। तो बहुत लॉजिकल है, आप क्या बोलेंगे सर सी पर निकालना है फोर्स। ठीक है सर, सी पर मुझे फोर्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन मन में क्या आएगा कि सर सी पर लगा कौन रहा है। अगर आपको सी पर फोर्स निकालना है तो आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सी पर कौन लगा रहा है। तो हम बोलेंगे यार सी पर ए और बी लगाएगा, है ना, सी पर कौन लगाएगा ए और बी। और मैंने कहा है कि फोर्स की डायरेक्शन डिसाइडेड बाय द पर्सन हु इज अप्लाइंग फोर्स, जो फोर्स लगाएगा उसी पर डायरेक्शन डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा सी पर लगाएगा, कौन लगाएगा ए। तो ए कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं सी को धक्का मारूंगा क्योंकि सी भी क्या है पॉजिटिव। तो ए कह रहा है मैं धक्का मारूंगा भाई, तो ए धक्का मार देगा उधर की तरफ। तो हम बोलेंगे ये पहला फोर्स है हमारा सी के ऊपर, पहला फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों चार्ज, पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज, Q इंटू क्यू, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो L है डिस्टेंस तो L का स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस L दिया होगा, ये भी L होगा। फिर अगला क्या होगा, अगला ये होगा कि सर C पर इस बंदे ने लगा दिया, ए ने, क्या C पर ये बंदा भी लगा रहा है बी। बी कौन है पॉजिटिव, सी कौन है पॉजिटिव, मर्जी किसकी होगी बी की। बी कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं, सी को मैं धक्का मारूंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं, तो ये धक्का मार देगा, धक्का मार देगा तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फोर्स F2। और F2 क्या होगा फिर K Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है बताओ L का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि भाई दो चीजें हैं। क्या मिल गया आपको, दो, एक पॉइंट ये मिला F1 और ये क्या है F2। तो आप बोलोगे भैया देखो एक पॉइंट है जिसमें F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है, तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकाले, क्या निकालेंगे रिजल्टेंट। आई होप आपको रिजल्टेंट की थोड़ी बहुत बातें आती हो। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए। देखिए रिजल्टेंट निकालते हैं हम, रिजल्टेंट ही हमें निकालना है अंडर रूट में F1 स्क्वायर, याद करो F2 स्क्वायर प्यारे बच्चों 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब मेरे सुंदर सुंदर बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर ये थीटा क्या होता है, थीटा, तो थीटा होता है हमेशा F1 और F2 के बीच का एंगल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारा F1 वाला फोर्स ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से, ये हमारा F1 फोर्स है और ये हमारा कौन सा फोर्स है F2 फोर्स। ये हमारा F2 फोर्स है, ये हमारा F1 फोर्स है। और आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है हमेशा इस वाले क्वेश्चंस में। तो ऊपर का एंगल कितना होगा 60, यानी F1 के बीच में और F2 के बीच में जो एंगल मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा। तो आपको पता क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos ऑफ 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री लिखना है। तो चलो सर अब F1 F2 क्या है, तो F1 हम निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों, हम F1 निकाल चुके हैं, ये F2 हमारा ये है। एक पल के लिए ना इसको x मान लिया करो, इस पूरे को x, और इस पूरे को भी x मान लिया करो, F2 को भी x मानने से क्या फायदा होगा बताओ, x मानने से ये फायदा होगा कि F1 की जगह पर आप x स्क्वायर लिख सकते हो, F2 की जगह पर भी x स्क्वायर, 2x cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर आपका पता क्या आएगा, x स्क्वायर और एक और x स्क्वायर x इंटू एक्स, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो √3 का √3 बचेगा, और जो x है रूट से बाहर आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है वो √3x आ गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया √3 इंटू में x, और x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू हमने मानी थी ये KQ/L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा KQ इंटू Q/L स्क्वायर। यानी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम इसी प्रकार से करते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम कहते हैं ये F1 है, F2 है, F1 को x मान लेते हैं, F2 को x मान लेते हैं, अगर सेम हो तो x मान लेते हैं, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया।
आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? पक्का पक्का समझ में आ गया? सो दिस इज द क्वेश्चन, आप नोट कर ले एक बार अच्छे से, फिर हम एक और बात करेंगे फटाफट। अब सुनो, कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना है, फिर भी मैं कुछ पॉपुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ। पॉपुलर देखिए, आपको बोलेंगे इधर एक फोर्स है F1 और बाई चांस इधर कोई फोर्स है F2, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। प्यारे बच्चों देखो, मेरे से सिर्फ वही बच्चे पढ़ पाएंगे लास्ट तक जो सच में पढ़ना चाहते हैं। अब मैंने पहले भी कहा है, बच्चे कहते हैं भाई फनी हो जाओ। अब कैसे फनी हो जाए? नहीं मैं लिपस्टिक लगा के आऊं, कान में बाली पहन लूं, ऐसे ऐसे बहुत लॉजिकल बात है कि देखो हमेशा फनी नहीं हो सकते ना, आपको कई बार सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि फनी होकर पढ़ाएंगे तभी आप फोकस करोगे, तभी ध्यान दोगे। फनी में टाइम वेस्ट होता है, और थोड़ा सा कभी कभी अपने आप निकल जाए नेचुरली तो अलग बात है। अब घर से प्रिपरेशन करके ला रहे हैं, मोबाइल में देख के शायरी मार रहे हैं कि आज गुलदस्ता में गुलार हुआ है, देखो मुझे तुमसे प्यार हुआ, ठीक है? तो वो सब बात अलग है। अब मेरी बात सुनो, तो F1 F2 ये अल्फा, तो यहां पर रिजल्टेंट निकालने आ गया। ये अल्फा क्या होता है ये समझो। तो अल्फा को बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट प्यारे बच्चों बोलते हैं। एंड बिलीव मी, कई बार ना टफ क्वेश्चन में निकालने को आता है। देखो कैसे निकालना, आप tan अल्फा लिखना और यहां लिखना साइन ऑफ थीटा, और थीटा का मतलब आपको पता ही होता है, थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल होता है। F1 F2 के बीच का पूरा एंगल थीटा होता है, ये पूरा एंगल थीटा होता है। तो ऊपर लिखना आप साइन थीटा, नीचे लिखना कॉस थीटा, और ध्यान रखना कोने में हमेशा आपको F2 लिखना है। F2 मतलब नीचे वाला फोर्स, ये अल्फा वाला फोर्स, अल्फा के साथ जो फोर्स है वो F2 है। F2 हमेशा कोने में लिखना है, और ऊपर F1 और F2 लिखना है, F1 F1। इसको याद कर लो कैसे लिखते हैं। देखो, जब भी आपको अल्फा निकालने की बारी आए, आप लिखो tan अल्फा, यहां से अल्फा निकलेगा, साइन बाई कॉस लिखो, और F2 को लिखो प्लस से इस तरफ। जो F2 है नीचे वाला फोर्स है आपका, उसको नीचे वाला फोर्स, या फिर रिजल्टेंट, देखो ध्यान से यहां पर, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट ने F2 के साथ अल्फा बनाया है। तो जिसके साथ अल्फा बनता है, जिसके साथ अल्फा बनता है उसको यहां लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं, सेम साइन और कॉस के बगल में। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर एक मैं आपको फेमस क्वेश्चन करवाता हूं, एक फेमस क्वेश्चन करवाता हूं। इसका आंसर मेरे बहुत सारे बच्चे तो यूं ही निकाल देंगे जो मुझसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते, जो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो दोबारा कर रहे होंगे, है ना? तो ये होता है जनरली कि हम चीजों को बार बार इतनी बार रिवाइज कर लेंगे ना, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे ना, इतनी बार हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे कि तुम लोगों का हाथ पर नाक मुंह में घुस जाएगा वो। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखो सुनो, यहां पर है कोई मान लो चार्ज Q, यहां पर चार्ज Q है, और यहां पर -2Q है, और साइड सबकी दे रखी है L। मजाक नहीं कर रहा बेटा मैं, तुम्हारे दिल दिमाग हर जगह घुस जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आपसे बोलेंगे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन एट ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स भी निकालो और उसकी डायरेक्शन भी निकालो। रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन एट ए, रिजल्टेंट भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो। तो मैंने आपको बताया है रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। अब दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाएंगे? हम ये कहेंगे चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ट्राई करो और आंसर बताना मुझे, जो भी लाइव क्लास ले रहे ट्राई करो, आप भी ट्राई करो, लेट्स सी कौन कौन करता है। अब प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आपको पॉइंट ए टारगेट किया गया, पॉइंट ए। अगर पॉइंट नहीं, कौन सा टारगेट है? पॉइंट ए टारगेट है। अगर पॉइंट ए टारगेट है तो ए पर फोर्स लगा कौन रहा है? ए पर कौन लगा रहा है? बी। बी कह रहा है मैं खुद ही पॉजिटिव हूं, कुछ दिया नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे ना। तो बी कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लगाना ए पर, ए भी पॉजिटिव है, तो मैं इसको धकेल दूंगा तो एक फोर्स इधर पैदा होगा, उसका नाम रख देंगे F1, और इस F1 को हाथों हाथ निकाल भी लेंगे। निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या? K, पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी क्या है? Q, K Q Q, डिस्टेंस है L का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों दूसरा बंदा A पर निकालना है,
ए पे निकालना है। दूसरा बंदा है सी, सी कह रहा है मैं माइनस हूं, मैं क्या हूं, मैं माइनस हूं, ए पॉजिटिव है, पर सी कह रहा है लगाऊंगा मैं, क्योंकि लगना किस पर, ए पर, लगा कौन रहा है, सी, तो मर्जी किसकी होगी, सी की। तो सी कहेगा भाई मैं तो माइनस हूं, मैं तो खींचूंगा इसको, मैं तो खींचूंगा, तो ये क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो आपका F2 इस तरफ आएगा बाई चांस। अब F2 की वैल्यू भी लिख देंगे हम, तो F2 का K, पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 2Q, माइनस का साइन नहीं लेना है, ध्यान रखना, 2Q, और डिस्टेंस कितना L, माइनस इसलिए नहीं लेते ना क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ले ली है, पीछे नीचे की तरफ, तो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुनो। तो हमने दूसरा फोर्स भी लिख लिया। अब हम आप क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को आगे बाहर बनाएंगे, बाहर, हम इस पॉइंट को बाहर बना लेंगे बाहर, हम कहेंगे भैया ये हमारा पॉइंट है, एक फोर्स है इस तरफ F1, एक फोर्स है इस तरफ जो कि है F2, और इनके बीच में एंगल हमें पता होना चाहिए। तब मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए अगर एंगल अंदर का 60 डिग्री होता है तो बाहर का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों हमें एंगल पता ही होता है हल्का हल्का, बेसिक से। तो इनके बीच में F1 को अगर हम x मानते हैं, देखो F1 को x मान लिया करो, तो यहां पर F2 2x आएगा, 2x क्यों आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है इसीलिए, तो F1 आपका x आएगा और F2 आपका 2x आएगा, तो F1 भी मिल गया, F2 मिल गया। अब हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट। तो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, द रिजल्टेंट फॉर्मूला इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ व्हाट, बताओ मुझे, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos ऑफ 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री। एंड मेरे सुंदर सुंदर बच्चों अगर आपको पता हो तो F1 आपका x है, सही बात कर रहा हूं मैं, तो और F2 कितना है आपका 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो F1 कितना है आपका x, F2 कितना है आपका 2x, और cos 120 डिग्री होता है -1/2, cos 120 डिग्री कितना होता है माइनस। तो कुछ एंगल्स को आपको याद रखना है, देखिए साइन में और कॉस में 120 180 तक पूरा याद होना चाहिए, साइन कॉस का 180 तक पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां से रिजल्टेंट आपका आएगा, तो रिजल्टेंट हमें यूं ही मिल जाएगा, देखो अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, x का स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 से 2 गया, एक माइनस साइन है यहाँ पर माइनस, वो माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा x इंटू 2x स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आएगा √3x स्क्वायर। अब ये कट जाएगा तो आंसर आएगा √3x, और x आपने किसको माना था याद करो, x आपने माना था इसको, आपने √3 की जगह √3 छोड़ दो और x की जगह पर आ जाएगा k q इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। देखो ये रहा k q इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, x की जगह पर x को पुट कर दिया हमने, ठीक है, इसको x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, पता ना आप लोगों को इसमें 2 ज्यादा है, तो रिजल्टेंट निकल गया। अब उसने बोला था कि भाई आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, कर लिया आपने रिजल्टेंट, एक और चीज फाइंड करना है, क्या बताओ, डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो तो आपको मैंने सिखाया है कि कहीं पर एक अल्फा मान लिया करो, मैंने इसको अल्फा मान लिया। अब निकालेंगे हम टेन अल्फा से हम अल्फा निकालेंगे, जो टेन अल्फा हुआ क्या होगा, साइन ऑफ 120 डिग्री बाई कॉस ऑफ 120 डिग्री, याद है आपको मैंने से कहा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और मैंने कहा था एक प्लस का साइन लगाना डिवीजन में नीचे, और प्लस के बगल में वो लिखो जिसके साथ आपने अल्फा माना है। हमने जो अल्फा माना है वो 2x के साथ माना है, 2x के साथ, तो यहां पर आ जाएगा 2x, और ऊपर क्या हो जाएगा, बचा कौन है, x, मतलब F2 नीचे आ गया, F2 कोने में आ गया था आप लोगों को, और जो F1 है वो यहां और यहां, यानी x और x यहां आ गया। तो यहां से हम अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हैं, चलो सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। तो यहां से टेन अल्फा, यहां से आप x को कॉमन ले लो, x, ये x कॉमन लेके कट जाता है, ठीक है, x कॉमन लेके कट जाएगा सब में ये, तो पर साइन 120 का मतलब होता है √3/2, नीचे यहां पर 2 बचेगा, 2 प्लस, यहां प्लस का साइन बचेगा, और यहां पर बचेगा cos 120 होता है माइनस का 1/2। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देखोगे तो ऊपर √3/2 है, नीचे है 2 - 1/2, क्या है 2 - 1/2। तो आप प्यारे बच्चों यहां से आप बोलोगे, देखो भैया ये √3/2 है, और ये कितना बचा, ये बचा 3/2 बचेगा, पता है क्योंकि एलसीएम लेंगे ना हम, तो 3/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 है, √3/3। अब हम क्या करेंगे पता है क्या, √3/3 है तो √3 है, और नीचे 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3,
तो कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। तो हमारा टेन अल्फा जो आया, टेन अल्फा आया बेटा 1/√3। तो प्यारे बच्चों देखो मैथमेटिक्स हल्की तो आनी चाहिए आपको। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू पता कितनी आएगी? 30 डिग्री। मतलब कुछ नहीं, जब अल्फा निकालते ना टेन को उधर भेज देंगे माइनस में। ठीक है, अब देखो जो कुछ देखो, मान लो किसी बच्चे को ये सब नहीं कर पा रहा, मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया और बच्चा इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा, तो क्या कर सकता है? अटेम्प्ट करके आ सकता है, वो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के आ सकता है। फिर वो डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगा के आ सकता है। अब टीचर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 नंबर देगा। अगर 24 क्वेश्चन आते हैं मान लो, सब में 1.5 नंबर ले आए तो कितने हो गए बताओ? 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन में मान लो सब कुछ छोड़ो ना, वो 10 क्वेश्चन में 1.5 नंबर ले आया और सभी को बाकी जितने भी क्वेश्चन उसमें 1 नंबर ले आया, तो क्या एक बहुत ही बेकार बच्चा जो पढ़ नहीं रहा था, जिसकी मैथमेटिक्स खराब है, जो लॉजिक नहीं लगा रहा, जो मेहनत नहीं कर रहा, या फिर जिसकी भाई तबीयत खराब हो गई हो, लास्ट में बीमार पड़ गया हो प्यार में, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाया हो, तो वो बच्चा भी पास हो सकता है अगर उसको बेसिक फॉर्मूले की नॉलेज भी है तो। मैं मानता हूं कि तुम्हें टफ लग रहा होगा, लेकिन भाई कब तक भागोगे? प्रॉब्लम ये है हम कब तक भागेंगे, ये समझाओ ना मुझे। कब तक तुम भागना चाहोगे? कभी ना कभी तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल फेस करने ही पड़ेंगे। पैदा हुए हो, लड़ना सीखो। भागोगे तो खेल खत्म, सिंपल सी बात है। लड़ना सीखो, लड़ना। वो कहते हैं ना कि जीवन एक वो है, क्या बोलते हैं, जो जिंदगी है वो जंग है, और ये सारा क्या है? युद्ध भूमि। तो लड़ना सीखो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कुछ फेमस क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कहते हैं कि भैया सेंटर है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे फोर्स बताओ। मान लो चार्ज है क्यू 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 क्यू, सेंटर पे फोर्स बताओ, सेंटर पे। तो सिंपल है भाई, आपको पहले दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। तो पता क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना ट्रायंगल वाला, आप इनका देखो, आपको सेंटर पे निकालना है। रिजल्टेंट एट सेंटर, रिजल्टेंट एट सेंटर। अगर सेंटर पे निकालना तो ऐसे ध्यान देंगे हम कहेंगे देखो दोस्त, बात ऐसी है कि ये वाला बंदा फोर्स लगाएगा, ये वाला बंदा इस तरफ लगाएगा, क्योंकि सेंटर पे लगा कौन कौन रहा है? सेंटर पे ये लगाएगा, ये लगाएगा, फिर वो लगाएगा, कोई भी लगा सकता है। पहले हम दो को सॉल्व करते ना, पहले दो फोर्स को सॉल्व करते। तो पहला फोर्स मैंने इसको F1 बोल दिया, फिर मैंने इसका फोर्स जो ये बंदा लगाएगा, मर्जी इसकी चलेगी, ये पॉजिटिव है, ये भी धक्का मारेगा, तो इसको हम F2 बोल देंगे। फिर F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? अरे बेवकूफो, एक पॉइंट है, एक इधर फोर्स है और एक इधर फोर्स है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट है। तो हमने दो फोर्स निकाल लिया, हमने दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया, इधर वाले फोर्स का और इधर वाले फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब तीसरा बंदा यहां बैठा है, ये कह रहा है मैं भी फोर्स लगाऊंगा, तो तीसरा वाला बंदा भी पॉजिटिव है और सेंटर भी क्या है हमारा? पॉजिटिव। तो तीसरा बंदा इधर फोर्स लगाएगा, तो तीसरा बंदा जब फोर्स लगाएगा तो उसका रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। वैसे वाली बात हो गई, दो बंदे मेरी हाथ को खींच रहे हैं इस तरफ और किसी ने पीछे क्या कर लिया? कॉलर। समझे? तो वही वाली बात है कि जब दो लोग इधर और इधर खींच रहे थे तो एक बंदे ने दबा दिया नीचे की तरफ, कैंसिल कर दिया, तो इसका आंसर आएगा रिजल्टेंट सेंटर पे क्या होगा? 0। सेंटर पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। अब बात समझ पाए? नहीं समझे मेरी बात को? जैसे कि मैं बोलूं कि दो लोग थे, एक फोर्स था F1, एक फोर्स था F2, उनका रिजल्ट इस तरफ था, पर एक तीसरे बंदे ने इधर फोर्स लगा दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ऐसे फेमस क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि बताओ भाई, एक स्क्वायर है, हमने चारों तरफ रख दिया चार्ज पार्टिकल, तो स्क्वायर पे क्या फोर्स होगा? यहां भी एक चार्ज है, सेंटर पे निकालना है आपको, तो सेंटर पे ये इधर लगाएगा, इसकी मर्जी चलेगी ना, मर्जी, ये वाला बंदा इधर लगा देगा, खत्म। ये वाला बंदा इधर लगाएगा तो ये वाला बंदा, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इक्विवेलेंट अपोजिट होने की वजह से। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे 0 हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? टॉपिक का नाम रहेगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों,
तो अभी हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को देखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वेक्टर फॉर्म में चल रहा है कूलम्स लॉ, ये कैसे काम करते हैं समझते। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ये, और प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट है ये, और उस पॉइंट पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस है R। मेरी बात सुनते रहिएगा। अब हम मान लेते हैं कि दोनों ही एक प्रकार से भी पॉजिटिव है, आप चाहो तो नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिएगा कि जो पहला वाला बंदा है ये दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात। तो पहला वाला बंदा, प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों ध्यान दो, मैं बार बार वही डायलॉग मार रहा हूं, मेरे से सिर्फ वही पढ़ सकता है जो पढ़ना चाहता है, वरना फिर बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि भाई लेक्चर ही ऐसे है, डीप नॉलेज वाले, है ना। तो ये देखो, ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है। अब Q1 और Q2 के बीच में हमें फोर्स की बात करनी है वेक्टर फॉर्म में। तो पहला वाला बंदा इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। भैया पहले वाले बंदे ने 2 पर फोर्स लगाया, धक्के वाला, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार शॉर्टकट में, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरफ की डायरेक्शन को मैं फिगर में दिखा रहा हूं, R 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या पता, डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये जो डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां पे लिखा है F21 और यहां लिखा है 1 2, दोनों में फर्क है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बता रहा है फोर्स 2 पर 1 की वजह से, फोर्स 2 पर 1 की वजह से। तो कंफ्यूज इस बात से बिल्कुल नहीं होना है कि यहां पर 1 2 लिखा है, यहां पर 2 1 लिखा है। ये बता रहा है, क्या बता रहा है बताओ, 1 से 2 की तरफ, 2 की तरफ सीधा। वैसे ही बात समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर देखिए Q2 लिखा हुआ है, ये Q2 वाला बंदा इस प्लस को धक्का मारेगा, जैसे Q1 ने धक्का मारा वैसे Q2 भी इस तरफ धक्का मारेगा। अब इसको लिखना पड़ेगा हमें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको लिखेंगे F12, क्या लिखेंगे। अब इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी R कैप, लेकिन इस बार है 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। अब कूलम्स लॉ क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कहते हैं भाई साहब, फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो आएगा K Q1 Q2 बाई जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ है बताओ, 2 1 की डायरेक्शन, 2 1 के, फोर्स ऑन 2, ऐसे याद करो, फोर्स ऑन 2 इस तरफ लगा है, 1 से 2 की तरफ, तो यहां पर 1 2 लिखना पड़ेगा आपको। अभी कंफ्यूजिंग लगता है कि सर यहां पे 2 1 है, यहां पर 1 2 है, भाई लॉजिक रटने के लिए तो मैं बोल दूंगा 21 12, और यहां 12 तो वहां पर 21, रटने को रटवा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रटो ना, तो आपको लॉजिक से पढ़ना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब है फोर्स 2 पे इस तरफ लगेगा, तो 1 से 2 की तरफ। सेकंड देखो, सेकंड फोर्स 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 पीछे की तरफ है, ड्यू टू 2, तो यहां पर हम लिखेंगे K Q1 Q2 जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा बताओ, 2 से 1 की तरफ। जब फोर्स 1 पर लग रहा है तो 2 से 1 की तरफ लगेगा ना, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इन दोनों में खास बात क्या आप देखेंगे, आप एक चीज नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे हियर, अगर आप नोट करने वाले, अब हल्के से भी चालाक बच्चे हो, आप हल्के से भी माँ बाप की नजरों में कुछ को कुछ दिखाना चाहते हो, तो ध्यान से देखना, ध्यान से, कि R12 R21 इन दोनों में क्या फर्क है, R12 इज नेगेटिव ऑफ R21, दोनों आपस में उल्टे हैं, बस दोनों नेगेटिव नहीं है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। अब प्यारे बच्चों देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स 2 1 का है वो नेगेटिव होगा फोर्स 1 2 का, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड। अगर आप ठीक से देखते हो तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, दोनों फोर्स में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमें पता लगता है। तो ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है, और ये उसका कंक्लूजन है कि भैया देखो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, जो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है कूलम्स लॉ से हमें क्या पता लगता है, पहला पॉइंट कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट,
इक्वल एंड अपोजिट, जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है एंड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था ना इक्वल एंड अपोजिट वाला, वो फॉलो होता है। दूसरा क्या कि फोर्सेस आर सेंट्रल, ये जो सेंट्रल फोर्स है, क्या है ये सेंट्रल फोर्स। अब तुम बोलोगे सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेंटर की तरफ लग रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो दोनों के सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, या कह सकते हो जो फोर्स है दोनों के सेंट्रल लाइन से पास होता है, दोनों के सेंट्रल फोर्स अलोंग द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि फोर्सेस एक्ट्स अलोंग द लाइन joining सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के सेंटर से, है ना, फोर्स जो लग रहा है दोनों चार्जर के सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए। तो दो बातें थी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने अच्छे से कर लिया, प्लीज नोट इट डाउन। जब भी एग्जाम में आएगा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो, तो आप यहां तक लिख के आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे बोले कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से क्या पता लगता है, तो ये दो बातों को लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों नोट कर लो, तो हमने ये भी पढ़ लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो प्यारे बच्चों R12 ये रहा, R21 इन सबका मतलब लिख चुका हूं मैं, आप नोट कर सकते हो कि R12 का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर इंडिकेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से राइट की तरफ R12 है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वैसे R21 मतलब 2 से 1 की तरफ, इस तरफ, यूनिट वेक्टर राइट टू लेफ्ट। तो आप ये छोटी छोटी बातें को समझ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन।